1943 के अगस्त में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिक महासागर में एक अमेरिकी जहाज ने 3 ब्रिटिश सैनिकों को बचाया। ये सैनिक बहाव में मिले थे। बचाव के दौरान चालक दल ने देखा कि एक जर्मन जहाज उनकी ओर आ रहा है। तब ब्रायस ने अपनी टीम को जल्दी करने का आदेश दिया क्योंकि उन्हें वहां से तुरंत निकलना था। सभी चालक दल को जहाज के अंदर इकट्ठा करने के बाद कप्तान और उनके सह पायलट ने जहाज को पनडुब्बी में बदलने के लिए साथ मिलकर काम किया। वे दुश्मन के पास आने पर छिपने के लिए पानी के नीचे चले गए। इसी दौरान जहाज पर बचाए गए 3 लोगों के बारे में एक अफवाह फैलती है। पता चलता है कि बचाए गए ब्रिटिश लोगों में से एक महिला है। यह सुनकर सभी सैनिक उत्साहित हो जाते हैं और जहाज पर एक नर्स को पाकर गर्व महसूस करते हैं। यह महिला और उसके साथी जेम्स जहाज पर सवार थे, जो युद्ध में घायल सैनिकों को प्राथमिक उपचार देने का काम करता था। लेकिन 2 रात पहले उनके जहाज पर हमला हुआ और सिर्फ ये 3 लोग ही बच सके। उनके जहाज पर लगभग 300 मरीज थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही इस हमले में बच पाया। इस बीच पनडुब्बी के चालक दल को दुश्मन के जहाज की आवाज सुनाई देती है और वे शंका में पड़ जाते हैं कि जर्मनों को उनकी पनडुब्बी का स्थान पता चल गया है। इसलिए कप्तान शोर कम करने के लिए इंजन बंद करने का फैसला करता है और पनडुब्बी समुद्र की गहराई में डूबने लगती है। सीएस के अनुसार ठंडा पानी ध्वनि तरंगों को मोड़ सकता है, जिससे दुश्मन सेना उन्हें ट्रैक करने में असफल हो सकती है। लेकिन अचानक एक रिकॉर्ड बजना शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर ओडेल इसे बंद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। शोर गूंजने लगता है और इससे दुश्मनों को पनडुब्बी का स्थान पता चल जाता है। उसी समय जर्मन सैनिक पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए विस्फोटकों से भरे बैरल भेजते हैं। विस्फोटों के प्रभाव से सभी चालक दल हिल गए क्योंकि उन्होंने बमों को रोकने की कोशिश की। पनडुब्बी एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने लगी। जब हमला खत्म हुआ तो ब्रायस ने अपनी टीम को जहाज की क्षति की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया, ताकि इंजन को फिर से चालू करने से पहले मरम्मत की जरूरत हो या नहीं, इसका पता लगाया जा सके। इस दौरान ओडेल से रिकॉर्ड प्लेयर के बारे में पूछा गया। उनकी टीम को शक होने लगा कि यह किंग्सले, जो बचाए गए 3 लोगों में से एक था, उसने पनडुब्बी का स्थान बताने के लिए जानबूझकर रिकॉर्ड चालू किया है। शिलिंग्स के सामान की जांच करते समय पनडुब्बी का स्थान बताने के लिए रिकॉर्ड प्लेयर चालू किया था। इसी दौरान चालक दल को पता चलता है कि तीसरा बचा हुआ व्यक्ति असल में एक जर्मन वायुसेना का सैनिक है। यह जानने के बाद कप्तान तुरंत उसकी तलाश शुरू करता है। जब कप्तान ऑपरेशन रूम में पहुंचता है तो ब्रायस जर्मन सैनिक को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन किंग्सले को बचाने के लिए क्लेयर खुद पर दोष ले लेती है और कहती है कि उसी ने जर्मन सैनिक को अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कहा था। हालांकि ब्रायस उसकी बात अनदेखी करता है और उसे खत्म करने का फैसला करता है और गुस्से में ब्रायस ने कहा क्लेयर को पहले ही सच बता देना चाहिए था, क्योंकि उसके इस रहस्य के कारण चालक दल के हर सदस्य की जान खतरे में पड़ गई थी। पनडुब्बी के कप्तान ने नर्स को सजा देते हुए आदेश दिया कि मिशन खत्म होने तक वह एक कमरे में सीमित रहेगी। उन्होंने ओडेल को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वह अपने क्वार्टर से बाहर न जाए। क्लेयर ने जर्मन सैनिक की असली पहचान छिपाने का फैसला सिर्फ उसे बचाने के लिए किया था, लेकिन वह अपने इस मिशन में असफल रही। इसी बीच रिकॉर्ड प्लेयर फिर से चालू हो जाता है और अचानक तेज संगीत बजने लगता है। यह देखकर ब्रायस को एहसास होता है कि उसने शायद गलती की है। हो सकता है कि शिलिंग्स पनडुब्बी का स्थान बताने के लिए जिम्मेदार न हो। अब अगला मिशन यह पता लगाना है कि चालक दल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है। रिकॉर्ड प्लेयर की घटना से यह साफ हो गया है कि कोई जानबूझकर उन्हें फंसाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसी रात जब क्लेयर अपने कारावास में सजा काट रही होती है, उसे अपने कमरे के नीचे से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगती है। डर कर वह उठती है और यह देखने की कोशिश करती है कि वहां कौन है। जैसे ही वह नीचे देखती है, एक डरावना पैर देखकर चौंक जाती है। घबरा कर वह मदद के लिए चिल्लाती है और तुरंत ओडेल उसे बचाने के लिए वहां आ जाता है। इस समय उन्हें पता चलता है कि यह सब पनडुब्बी के अन्य चालक दल के सदस्यों की एक खराब शरारत थी। ब्रायस अपने आदमियों को मृतक का अनादर करने के लिए डांटता है। इसके बाद कप्तान स्टम्बो और हॉक को आदेश देता है कि वे जर्मन के मृत शरीर का निपटारा करें। उन्हें शरीर को ऊपरी डेक पर ले जाना था, ताकि जब पनडुब्बी सतह पर लौटे तो वे उसे समुद्र में फेंक सकें। हालांकि आधी रात को स्टम्बो को कुछ फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। वह डर जाता है और जैसे ही वह शिलिंग के शरीर के पास पहुंचता है, उसी समय एक तेज आवाज सुनाई देती है और वह डर कर नीचे फर्श पर गिर जाता है। इसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि पनडुब्बी के अंदर कोई भूत है। वह अपने साथियों को इस सिद्धांत के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पष्ट कारणों से कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लोग सोचते हैं कि यह भ्रमित हो गया है और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कप्तान और चालक दल के सदस्य पनडुब्बी को सतह पर लाने की तैयारी करते हैं। वहीं क्ले, जो केबिन में बंद होने से थक चुकी थी, ब्रायस के आदेशों की अनदेखी करने का फैसला करती है और गलियारे में घूमने लगती है। तभी अचानक उसे फर्श पर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसे पता चलता है कि वह एक पुस्तक के सामने है जो ब्रायस की है। वह तुरंत उस विश्वकोश को शेल्फ पर वापस रख देती है, लेकिन तभी उसे कैप्टन की नोटबुक दिखाई देती है। वह नोटबुक में लिखी बातें पढ़ने लगती है। इसी दौरान क्लेयर को ऐसा महसूस होता है कि कोई आवाज उसके पास आ रही है। वह जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता।
होता। तभी अचानक अलमारी का दरवाजा खुल जाता है। जब वह उसे बंद करने की कोशिश करती है तो तेज आवाज से चौंक जाती है और कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाती है। इसके बाद क्लेयर अलमारी की जांच शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे किसी के पास आने की आहट सुनाई देती है। वह जल्दी से अपना भेष बदलने की कोशिश करती है। तभी कोई केबिन का दरवाजा खोलता है और क्लेयर को कैप्टन की कुर्सी पर बैठे देखता है। ब्रायस उसे डांटता है और नर्स को तुरंत उसके क्वार्टर में वापस जाने का आदेश देता है। इसके बाद वह यह जांचने लगता है कि आसपास कोई दुश्मन जहाज तो नहीं है, ताकि यह तय किया जा सके कि सतह पर आना सुरक्षित है या नहीं। इस दौरान ब्रायस और उसकी टीम समुद्र तल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, क्योंकि पिछले हमले के दौरान पनडुब्बी के इंजन क्षतिग्रस्त हो गए थे और जहाज में सतह पर आने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं बची थी। ब्रायस को शक होता है कि क्लेयर ने जहाज के असली कप्तान का लॉग पढ़ लिया है। वह क्लेयर से पूछताछ करने का फैसला करता है और यह जानता है कि महिला को उसे पर शक हो गया है। ब्रायस तब उसे यह समझाने का फैसला करता है कि उसने इस जहाज की कमान क्यों संभाली है। वह बताता है कि उसे और उसकी टीम को एक मिशन पर भेजा गया था, जहां उनका काम दुश्मन का पीछा करना और उन्हें खत्म करना था। पहले ही मौके पर उन्होंने दुश्मन के जहाज के पिछले हिस्से को नष्ट करने के लिए एक टॉर्पीडो दागा। फिर वे दुश्मन जहाज को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए सतह पर गए, लेकिन निरीक्षण के दौरान उन्हें केवल पानी में तैरता हुआ मलबा ही दिखाई दिया। कैप्टन विंटर्स ने पानी में तैर रही एक वस्तु को खींचने के लिए नीचे जाने का फैसला किया, ताकि उसे अपने संग्रह में शामिल कर सके। हालांकि अपने संग्रह में एक और वस्तु जोड़ने की कोशिश करते हुए विंटर्स फिसल गए और उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई। विंटर्स को बचाने की कोशिश करने के बावजूद उनके जहाज का चालक दल असफल रहा और उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्रायस ने यह कहानी खत्म की तो अचानक पनडुब्बी की रोशनी चली गई। उसी समय ओडेल वहां आया और उसने रिपोर्ट किया कि नमी के कारण बिजली पैनल पर पानी टपक रहा है, जिससे पनडुब्बी की बिजली का नियंत्रण बंद हो गया है। चालक दल बाहर से आने वाली किसी भी आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है। वे पता लगाते हैं कि जर्मन जहाज पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए विशाल हुक का उपयोग कर रहे हैं। इस हमले के कारण पनडुब्बी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है और समुद्र का पानी डिब्बों में भरने लगता है। इस स्थिति में सभी चालक दल के सदस्य जल्दी से कॉकपिट छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि ओडेल हैच को बंद कर देता है। लुमिस तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि इंजन शुरू करें और यहाँ से निकलें, क्योंकि जर्मन सैनिकों को अब उनकी स्थिति का पता चल चुका है। लेकिन सौभाग्य से सभी पनडुब्बी चालक दल के सदस्य जीवित बचने में कामयाब रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जहाज तेजी से तेल लीक कर रहा है। इस नुकसान के लिए जिम्मेदार क्षति बाहरी ढांचे और दबाव वाले छेद के बीच कहीं थी। इसका मतलब था कि हर बार जब पनडुब्बी सतह पर आती तो यह तेल का एक निशान छोड़ देती, जो जर्मनों को खोजने में मदद करता। इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका बाहर से मरम्मत करना था। इसलिए ब्रायस ने अपने दल को गोताखोरी उपकरण तैयार करने का आदेश दिया। मिशन के अगले चरण में पनडुब्बी छोड़ने के लिए 3 स्वयंसेवकों की आवश्यकता थी। ओडेल और स्टम्बो, जो ब्रायस के अलावा चुने गए थे, इन्होंने इस खतरनाक मिशन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की। उनके साथ वालेस भी इस कार्य का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। चौकड़ी ने हैच खोला और पनडुब्बी से बाहर निकल गई। समुद्र में प्रवेश करने पर उन्हें विशाल स्टिंगरे मछलियों के झुंड की उपस्थिति ने चौंका दिया, लेकिन जैसे ही ओडेल ने फ्लेयर्स चालू किए, वे झुंड जल्दी से दूर भाग गया। टीम छेद के नीचे की तरफ तैरते हुए एक बड़ा छेद ढूंढती है, जो उनके मिशन के लिए महत्वपूर्ण था। इस बिंदु पर दोनों समूह दबाव वाले छेद और बाहरी छेद की जांच करने के लिए अलग हो गए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि तेल लीक कहां से हो रहा है। केएस इस दौरान ओडेल को बताता है कि वास्तव में उस रात क्या हुआ था जब कैप्टन विंटर्स ने अपनी जान गंवाई थी। केएस कहता है कि विंटर्स का सिर पानी में गिरने से पहले टकराया नहीं हो सकता था। वह आगे बताता है कि जर्मन जहाज के नष्ट होने के बाद कुछ लोग बचने में कामयाब रहे और ब्रायस ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन विंटर्स ने अपने तोपखाने से एक नया हमला करने का आदेश दिया। कप्तान ने पानी में रक्षाहीन दुश्मनों को खत्म कर दिया और इसके बाद उनकी टीम के कुछ सदस्य इस कहानी को बताते समय विद्रोह करने लगे। ओडेल के सामने हवा में उसका भूत उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे वह डर गया और उसने अपना हथौड़ा कुर्क के सिर पर गिरा दिया। उसी समय पूरे दल को उसके साथी की चीख सुनाई दी और पूरा समूह निराशा में डूब गया। स्तंभो और वालेस अपने दोस्तों के पास गए, ये जानने के लिए कि क्या हुआ था, और उन्होंने कुर्क का शव पानी में तैरते हुए पाया। डर के मारे वे जहाज के अंदर लौट आए। लुमिस ने पूछा कि कुर्क कहाँ है, और सभी को झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनके साथी ने मिशन के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। तभी अचानक टीम को कुछ खटखटाहट की आवाज सुनाई दी और वे समझने लगे कि कोई मोर्स कोड में संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लुमिस ने कहा कि यह केवल किसी वस्तु के जहाज के छेद से टकराने की वजह से उत्पन्न होने वाली यादृच्छिक आवाजें हैं। भयभीत ब्रायस अब पनडुब्बी को अंग्रेजी बंदरगाह तक ले जाने की एक प्रभावी रणनीति के बारे में सोचने लगा। हालांकि सभी चालक दल जानते थे कि यह असंभव मिशन होगा, क्योंकि पेरिस्कोप और सोनार दोनों ही नष्ट हो चुके थे। इसका मतलब था कि चालक दल 2 दिन तक बिना खोज किए नौकायन नहीं कर सकते थे। इससे भी बुरा यह था कि क्लेयर ने यह खुलासा किया कि उसे लगता है कि पनडुब्बी में भूत है। सच तो यह था कि सभी चालक दल के सदस्य पहले से ही इस सिद्धांत पर संदेह कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी में भी इन शब्दों
शब्दों को जोर से कहने का साहस नहीं था, क्योंकि वे समुद्र के तल पर भूतों की सेना के साथ फंसने के विचार को सहन नहीं कर सकते थे। हालांकि ब्रायस इस बेतुके विचार से प्रभावित नहीं हुआ और उसने अपने लोगों को बैटरी रिचार्ज करने का आदेश दिया ताकि वे कनेक्टिकट में अपने बेस पर वापस जाने का रास्ता बनाए रख सकें। मार्ग की पुनर्गणना करने के बाद ब्रायस ने नए निर्देशांक दिए ताकि पायलट नेविगेशन दिशा को समायोजित कर सके। हालांकि जब पतवार पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई तो लुमिस को पता चला कि स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद घूम रहा था और दो लोगों के इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने के बावजूद पनडुब्बी कप्तान के दिए गए निर्देशांक के विपरीत दिशा में बढ़ रही थी। लेकिन चालक दल ने पतवार को नियंत्रित करने के लिए मिलकर कोशिश की, जो असफल हो गई। तकनीशियन ने इस अप्रत्याशित घटना को हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी का नतीजा बताया। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अब पनडुब्बी का मार्ग पूरी तरह बदल चुका था और उसे वापस बदलने का कोई तरीका नहीं था। जल्द ही जहाज में यह खबर फैल गई कि पनडुब्बी की तकनीकी प्रणाली फेल हो गई है। इससे टीम के सदस्यों को लगने लगा कि शायद पनडुब्बी वाकई भूत है। इस स्थिति को लेकर कई अटकलें लगाई जाने लगी। उनमें से सबसे ज्यादा चर्चा में यह विचार था कि उन्होंने लड़ाई के दौरान जर्मन जहाज को हराने की बजाय डुबो दिया और अब वे किसी अजीबोगरीब पाताल लोक में फंस गए हैं। जब चालक दल के सदस्य इस समस्या के बारे में चर्चा कर रहे थे और डर रहे थे, तब पपी वहां आता है। वह कहता है कि ये सभी घटनाएं बस यांत्रिक खराबियों का नतीजा है और उनके डर की कोई ठोस वजह नहीं है। जब उन्हें पता चलता है कि पनडुब्बी का नाइट्रोजन स्तर सामान्य से कम है, तो चीफ और उनकी टीम इसे जांचने का फैसला करती है। हालांकि कमरे में जांच शुरू करने के कुछ ही मिनटों बाद रोशनी बंद हो जाती है और वे तीनों अंदर फंस जाते हैं। इस बीच ओडेल इंग्लैंड के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए किंग्सले की मदद लेता है। यह योजना प्लान बी के रूप में काम आएगी यदि किसी कारण से पनडुब्बी संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंचने में असमर्थ हो। जब किंग्सले मार्ग की पुनर्गणना करता है तो वह दिखाता है कि पनडुब्बी उसी स्थान पर वापस आ गई है जहां उन्होंने जर्मन जहाज को डुबोया था। यह देखकर ओडेल लुमिस के पास जाता है और उसे नक्शा दिखाकर पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लुमिस इसे महज एक संयोग कहता है और दावा करता है कि इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि यह असंभव है कि कोई अलौकिक प्राणी जानबूझकर चालक दल को उसी रास्ते पर वापस ला सके। हालांकि वह भूतों के अस्तित्व से इनकार करता है। लुमिस इस विषय पर बात करने के दौरान थोड़ा उत्साहित हो जाता है। चर्चा उस समय बाधित होती है जब कप्तान ब्रायस आते हैं और बताते हैं कि चीफ और उसकी टीम से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्रायस ओडेल और लुमिस को यह जांचने के लिए भेजता है कि आखिर क्या हुआ। जब वे पैंतरेबाजी कक्ष में पहुंचते हैं तो दोनों को लगता है कि यह जगह किसी अजीब एसए की तरह दिख रही है। हैच खोलने के बाद दोनों नाविक अपने लापता साथियों की तलाश में अंदर जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें अपने सहयोगियों के शरीर के कुछ हिस्से मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मारे जा चुके हैं। और यह सुनिश्चित करने के बाद कि पनडुब्बी की बैटरी अभी भी काम कर रही है, ओडेल और क्लेयर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस दौरान लुमिस उनसे अलग हो जाता है। लुमिस एक दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है और अपने प्रतिबिंब को देखकर चकित होता है। कुछ सेकंड तक खुद को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका प्रतिबिंब उसकी गतिविधियों के साथ तालमेल नहीं कर रहा है। जब वह दर्पण से दूर जाने के लिए अपनी पीठ घुमाता है तो उसे लगता है कि वह किसी अदृश्य निगरानी के तहत है। लुमिस डर से दर्पण की ओर फिर देखता है, लेकिन इस बार उसके सामने एक भूत जैसा अजीब दृश्य प्रकट होता है। यह देख वह स्तब्ध रह जाता है और समझ जाता है कि अलौकिक प्राणियों का अस्तित्व असली है। इस सबूत के सामने आने के बाद लुमिस को यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि वह और उसका दल वाकई किसी रहस्यमयी ताकत के शिकंजे में है। उसका भूतों का डर इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह घबराहट में एक त्वरित निर्णय लेता है। वह पनडुब्बी छोड़ने और बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के सतह तक तैरने का प्रयास करता है। हालांकि यात्रा के दौरान लुमिस पनडुब्बी की बाहरी संरचनाओं में से एक के पास फंस जाता है और उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है। इस बीच ब्रायस यह समझने की कोशिश करता है कि लुमिस ने इतनी जल्दबाजी में ऐसा निर्णय क्यों लिया। वह लुमिस के सामान की जांच करना शुरू करता है और उसी समय उसे भी हवा के भूत का सामना करना पड़ता है। इस भयानक घटना के बाद ब्रायस को यकीन हो जाता है कि उनका पूर्व कप्तान बदला लेने के लिए लौट आया है। इस एहसास से वह निराश और हताश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब जहाज से अपने चालक दल के साथ जीवित निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। पूरे दल के बीच भय और बेचैनी का माहौल है और वे चिंतित हैं कि भाग्य ने उनके लिए आगे क्या रखा है। आज रात वास्तव में क्या हुआ, इसे समझने के लिए कप्तान की मौत का सच जानने की कोशिश की जा रही है। क्लेयर ये समझना चाहती है कि विंटर्स आखिर क्यों उनके दल को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच भयभीत स्तंभो ये सोचने लगता है कि होक का सिद्धांत सही हो सकता है और यह मानने लगता है कि शायद सभी दल के सदस्य पहले ही मर चुके हैं। जब वह देखता है कि उसके सहयोगियों को अप्रत्याशित और भयावह तरीकों से मारा जा रहा है तो स्टम्बो पूरी तरह से निराश हो जाता है। इस स्थिति में सीएलए उस पर हमला करती है, लेकिन उसका उद्देश्य स्टम्बो को यह दिखाना है कि वह अभी भी जीवित है और सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। टीम के अन्य सदस्यों से दूर रहते हुए क्लेयर और ओडेल अपने संदेहों पर चर्चा करते हैं। वे मानते हैं कि विंटर्स ने दुर्घटना में अपनी
जान नहीं गंवाई थी। इसके बजाय वे सोचते हैं कि कुर्स, लुमिस और ब्रायस ने कप्तान को खत्म करने के लिए विद्रोह किया था। उनका मानना है कि इन तीनों में से हर एक के पास विंटर्स को मारने का एक ठोस कारण था। सच्चाई यह थी कि लुमिस सम्मान का पदक जीतने वाला था, ब्रायस एक कमांडर बनने के लिए तैयार था और CLI की एक बेटी थी जो बोस्टन में उसका इंतजार कर रही थी। इन सभी के पास किसी भी कीमत पर जीवित रहने की प्रबल इच्छा थी और इसलिए उन्होंने अपने पूर्व कप्तान से छुटकारा पा लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि विंटर्स के फैसले से पूरे चालक दल को खतरा हो सकता है। स्थिति को पलटने के प्रयास में ओडेल ने पनडुब्बी पर नियंत्रण पाने के लिए वालेस की मदद मांगी। वालेस ने कहा कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि वे जहाज पर लगाए गए अभिशाप से छुटकारा पाएं। वालेस का मानना था कि विंटर्स की आत्मा इसलिए गुस्से में है क्योंकि उसे अपने जहाज को डुबोने और अपने तरीके से सब कुछ समाप्त करने का मौका नहीं मिला। ओडेल और वालेस इस समस्या को हल करने के लिए बाकी चालक दल की मदद लेने का फैसला करते हैं। वे मानते हैं कि यदि वे विंटर्स की आत्मा को शांति दे सकें तो पनडुब्बी और उसके चालक दल को अभिशाप से मुक्त किया जा सकता है। जबकि क्लेयर अपने दम पर जांच शुरू करने का फैसला करती है, वह फिर से कप्तान के केबिन में पहुंचती है और लॉग बुक पढ़ती है। इस बार उसे ऐसी जानकारी मिलती है जो पहले वहां नहीं थी। इसमें लिखा था कि ब्रायस ने हाल ही में जर्मन जहाज पर टॉर्पीडो दागा था और जहाज के डूबने के बाद उसके प्रभाव को सुना था। विंटर्स और उसके कुछ लोग इस बात की पुष्टि करने के लिए सतह पर गए कि जहाज डूब चुका है या नहीं। जब वे सतह पर पहुंचे तो उन्होंने पानी में तैरती हुई अनगिनत लाशें देखी और बचे हुए लोगों को मार डाला। हालांकि सच्चाई यह थी कि जिस जहाज पर हमला किया गया था वह जर्मन जहाज नहीं था, वह एक मरीजों का जहाज था जिसमें क्लेयर और उनकी टीम के लोग सवार थे। इस नई जानकारी के संदर्भ में कहानी का विश्लेषण करते हुए ओडेल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कप्तान विंटर्स को हमले के तुरंत बाद अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह जहाज के मलबे में बचे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात ने उसे और उसके चालक दल को इस त्रासदी में उलझा दिया। हालांकि कप्तान के फैसले के खिलाफ ब्रायस और अन्य लोगों ने विरोध किया। उन्होंने यह तय कर लिया कि सभी पीड़ितों को खत्म करना ही बेहतर होगा ताकि उनकी गलती का राज न खुले। ब्रायस उन लोगों में से था जिन्होंने जहाज की गलत पहचान की थी। उसे पता था कि उसका कमांडर बचे हुए लोगों पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए उसने फोर्ट जेम्स पहुंचने पर कप्तान विंटर्स को खत्म करने का फैसला किया, जहां पनडुब्बी को डुबोया गया था। जैसे ही पनडुब्बी अपने अंतिम गंतव्य के करीब पहुंचती है, तभी पनडुब्बी के इंजन स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं और जहाज डूबने लगता है। हालांकि ओडेल और उसकी टीम एक साथ काम करके पनडुब्बी को सतह पर लाने में सफल होते हैं, लेकिन जब किंग्सले लीवर खींचते समय एक उपकरण से टकराता है तो उसे सिर में गंभीर चोट लगती है और उसकी जान चली जाती है। रडार की जांच करते समय वालेस को पता चलता है कि पास में एक जहाज है। इस पर ओडेल उसे रेडियो संकेत भेजने का आदेश देता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह जहाज दुश्मन का है या सहयोगी का। इसी समय ब्रायस प्रकट होते हैं और ओडेल को उसकी सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। हालांकि वह कहते हैं कि अब वह इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि वह फिर से कमांडर का पद संभाल सकते हैं। फिर ब्रायस वालेस को अपना स्थान बताने से मना कर देते हैं क्योंकि वह दुश्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हालांकि यह महसूस करते हुए कि ब्रायस अपने पूरे दल का बलिदान देने को तैयार है, ओडेल उसे चुनौती देने और नेतृत्व करने का निर्णय लेता है। ओडेल वालेस को मदद मांगने के लिए जहाज से संपर्क करने का आदेश देता है। इस पर ब्रायस उस पर हमला करता है और अपनी बंदूक का उपयोग करके सभी रेडियो सेट नष्ट कर देता है, यह महसूस करते हुए कि कप्तान हमेशा के लिए पागल हो गया है। CLI दूसरे जहाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए तूफान में बाहर जाने का निर्णय करती है, लेकिन ब्रायस नर्स के पास जाता है और धमकी देता है कि अगर उसने उसके आदेशों का पालन नहीं किया तो वह उसे गोली मार देगा। हालांकि वह जानती है कि उसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। क्लेयर उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह मान लेना अधिक सम्मानजनक होगा कि उसने अपने कमांडर को खत्म कर दिया। अपने रहस्य को छिपाने के लिए पूरे चालक दल का सफाया करने के बाद जब नर्स कप्तान के हाथों में लालटेन देखती है तो उसे दूसरे जहाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस रोशनी का इस्तेमाल करने का विचार आता है। ब्रायस, जो फोर्ट जेम्स के पूरे चालक दल को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है और उसका मन दोषी है, नर्स के साथ सहयोग करने का निर्णय लेता है। हालांकि जैसे ही वह लालटेन देने के लिए पहुंचता है, ब्रायस एक अप्रत्याशित निर्णय लेता है और उपकरण को समुद्र में फेंकने के बाद वह अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इस बिंदु पर ओडेल एक बंदूक पकड़ता है और जहाज के चालक दल का ध्यान आकर्षित करने के लिए आकाश में गोलीबारी शुरू कर देता है। बंदूक से आकाश में गोलीबारी करके ओडेल और उसकी टीम जहाज के चालक दल का ध्यान आकर्षित करते हैं। भोर होते ही सभी पनडुब्बी के बचे हुए लोग बचा लिए जाते हैं। सौभाग्य से वह जहाज अमेरिकी नौसेना का होता है, इसलिए ओडेल और उनकी टीम को दुश्मन सेना के कैदी के रूप में नहीं सौंपना पड़ता। भूत पनडुब्बी से बाहर जीवित निकलने के बाद ओडेल और क्लेयर जहाज को डूबते हुए देखते हैं। अब जब उनका जहाज डूब चुका है, कप्तान विंटर्स की आत्मा शांति से विश्राम कर सकती है और पनडुब्बी फोर्ट जेम्स की कंपनी महासागर के तल पर रखी जाएगी। सो इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।